जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल में। आइए हम बात करेंगे आज खोटा डोज के 10वें एपिसोड में। हम बात करने वाले हैं आज, जिसमें से हम 10 सवालों को हम बात करेंगे। 10 सवालों को लेकर के हम आते हैं डेली, ये आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में ये दिया जाता है। इसमें से आज हम मुख्य रूप से जो वो आंखें गीत का कह सकते हैं कि ये 5वां एपिसोड है। 5 तो क्लास जो वो हमने सिर्फ आंखें गीत से लिया है। 10-10 सवाल यानी 50 सवाल जो हम लोगों ने आंखें गीत के कंप्लीट कर लिए। इसके पहले हमने एक मौनी फूल और खोटा काठे पैदे खंडी, वो दोनों कविताओं से भी हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हमने देखा है। तो आज हम जो है वो आंखें गीत के जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें से शामिल किए हुए हैं और उन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। पहला सवाल है कि करिया काजरेक घर से कविता कौन किताब से ले लिए? तो करिया काजरेक घर से यह कविता जो वो लिया गया है वो आंखें गीत से लिया गया है। किससे लिया गया? तो आंखें गीत किताब है, उसी से लिया गया कविता है। इसको लिखा किसने है? तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है, श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है। एक मौनी फूल की अगर बात किया जाए तो एक मौनी फूल को किसने लिखा है? तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। संतोष कुमार महतो ने लिखा है एक मौनी फूल, जबकि दामोदर कोराएं शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है, शिवनाथ परमाणिक। ठीक है। तो ये भी आपको नाम याद रखने, यहाँ से भी सवाल जो वो बन सकता है। तो शिवनाथ परमाणिक के द्वारा दामोदर कोराएं लिखा गया है। एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया, जिसमें से 31 कविता इसमें टोटल शामिल किया गया है। आंखें गीत में 71 कविता और 11 छनिकाएँ हैं। दामोदर कोराएं में 6 सर्ग इसमें जो वो टोटल शामिल किया गया है। एक और कविता संग्रह जो बचता है इसमें वो है खोटा काठे पैदे खंडी। खोटा काठे पैदे खंडी जिसको ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 19 कविता शामिल है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि करिया काजरे घर से गीत में कौन भाव व्यक्त हेले? तो करिया काजरे घर से गीत में जो वो कौन सा भाव जो इसमें व्यक्त किया गया है? सवाल है जनवादी, छायावादी, रहस्यवादी या फिर यथार्थवादी। ऐसे सवाल जो वो आप तभी समझ पाएंगे जब ये शब्दों से आप परिचित होंगे। जब तक इन शब्दावली से आप परिचित नहीं होंगे तब तक इसका आंसर जो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी जो है वो आपको समझना होगा कि यथार्थवादी आखिर में हम कहते किसे हैं। यथार्थवादी को हम रियलिज्म कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसे जो वो रियलिज्म बोला जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर तो जो होगा वो आपका डी होगा, यानी यथार्थवादी है। लेकिन सवाल उठता है कि यथार्थवादी आखिर में होता क्या है। तो आइए थोड़ा सा हम यथार्थवादी के बारे में आपको बता दें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो वो आप आसानी से हल कर पाएँ। लेकिन इसके लिए एक और शर्त है कि आप उन कविताओं को पहले भली भांति आप पढ़े हों, तभी आप उसका आंसर जो वो अच्छे से कर पाएंगे। उस कविता को अगर आपने समझा है कि वह कविता का भाव क्या है, किस पर वो आधारित है, किन क्षेत्रों में जो वो उस कविता का जो क्षेत्र है वो किस ओर है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप समझ पाते हैं तो वहाँ पे क्या कि आसानी से आप इसका भी आंसर आप दे पाएंगे कि वह जनवादी भाव का है, छायावादी का है या फिर रहस्यवादी है, यथार्थवादी है। यथार्थवादी की अवधारणा 20वीं शताब्दी में आदर्शवाद अवधारणा के विरुद्ध में आई थी। तो यथार्थवादी जो है वो कब आया था? तो 20वीं शताब्दी में आदर्शवाद जो है उसी की अवधारणा के विरुद्ध में आई थी। अब सवाल उठता है कि आदर्शवाद क्या होता है? तो आदर्शवाद जो वो आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है। आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है। आदर्शवाद ईश्वर को ही अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुकृति है, यह कहता है आदर्शवाद। जबकि यथार्थवाद अगर बात किया जाए तो यह विचारधारा वस्तु के अस्तित्व को ही यथार्थ मानती है। तो यानी वस्तु का जो अस्तित्व है उसी को जो वो यथार्थ माना जाता है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है, यानी हमारी इंद्रियां जो देख पा रही है, जो सुन पा रही है, उसी को जो वो सत्य मानती है। यहाँ पे एक लाइन में अगर बोले तो कह सकते हैं कि व्यक्ति जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है वही जो वो यथार्थवादी अवधारणा के अंतर्गत आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यथार्थवादी की विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा इसकी विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। यथार्थवादी कहता है कि प्रत्यक्ष भौतिक जगत को ही वास्तविक मानता है। यह कोई कल्पना को स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे कोई कल्पना की बात नहीं होती है। यहाँ पे अगर कल्पना की बात किया जाए तो कल्पना की कोई अवधारणा नहीं होता है। यहाँ पे जो रियल होता है उसी को ये स्वीकार करती है, यानी प्रत्यक्ष भौतिक जगत को ही जो वो वास्तविक मानता है।
इसकी पहली विशेषता है कल्पना को अस्वीकार करना। ये कल्पना को कभी भी जो वो स्वीकार नहीं करता, ये जो रियल है उसी को स्वीकार करता है, उसी को यथार्थवादी कहा जाता है। वस्तु जगत में अनियमितता को अस्वीकार, वस्तु जगत में जो वो नियमितता को ही यह स्वीकार करता है, अनियमितता को अस्वीकार कर देता है। इसमें क्या है कि ज़्यादातर प्रयोग पर बल दिया जाता है। और इसकी जो पांचवी विशेषता है वो है कि मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर जो वो बल दिया जाता है। तो ये इसकी 5 विशेषताएं हैं। प्रत्यक्ष भौतिक जगत को ही वास्तविक मानता है, कल्पना को अस्वीकार करता है यानी जो रियल है उसको मानता है, वस्तु जगत में अनियमितता को अस्वीकार करता है यानी जो नियमितता यानी रेगुलर है, रेगुलरिटी को ये फॉलो करता है, प्रयोग पर अधिक बल देता है ना, प्रयोग पर ये अधिक बल देता है, और मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर ये बल देता है। तो इतना चीज़ें आपको यथार्थवादी विचारधारा के ऊपर आपको जानना है। इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बना करके रखा है जिसमें से आपको जनवादी, छायावादी, रहस्यवादी, यथार्थवादी, आपको जो भी विचारधारा समझना है वो सारा चीज़ आप समझ सकते हैं कि छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा है। वो क्या है, उसका क्या विशेषता है और उसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं, आखिर में किन चीज़ों को ये विचारधारा जो बोला जाता है, तो उन सारी चीज़ों को हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को हम उस वीडियो का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं, जहां से आपको सभी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। खोटा प्राण प्रतिष्ठा कर माने हिया की है। तो खोटा प्राण प्रतिष्ठा, अब यहाँ पे बात शब्द उठाए प्राण प्रतिष्ठा। आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं पे होता है, जैसे अगर मंदिरों का निर्माण होता है तो शुरुआत में जब उसमें क्या कि पूजा होने के लिए शुरुआत होता है, अब वो ये प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसके बाद यज्ञ होता है। जब तक यज्ञ नहीं होता है तब तक मंदिर में जो वो पूजा उस रूप में नहीं होता है। जब वहाँ पे यज्ञ होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसके बाद वहाँ पे से जो वो लगातार पूजा पाठ शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो बात किया गया प्राण प्रतिष्ठा खोटा का, यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे खोटा की पढ़ाई की शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो है खोटा का पढ़ाई का शुरुआत यहाँ पे होना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी खोटा पढ़ाई शुरू भेल। खोटा प्राण प्रतिष्ठा कर माने हिया की है, तो यहाँ है खोटा पढ़ाई शुरू भेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि खोटा प्राण प्रतिष्ठा कौन करल रहत। तो खोटा के प्राण प्रतिष्ठा यानी खोटा पढ़ाई की शुरुआत जो वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुज कुमार धान। यह सवाल आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खोटा प्राण प्रतिष्ठा कौन बछरें बेल रहे। तो इसका जो शुरुआत होता है वो किस ईस्वी से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी से। 1984 ईस्वी से ही इसकी पढ़ाई की शुरुआत होती है। अगला सवाल है इसमें से कि अनुज कुमार धान उपहर रांची विश्वविद्यालय कर की रहत। तो उस समय अनुज कुमार धान जो थे वो रांची विश्वविद्यालय के क्या थे, तो वो उस समय रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मान लेते हैं कि ठीक है, खोटा को हमने जो वो एक भाषा के रूप में हमने एक्सेप्ट किया, और हमारा जो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं बोल सकते, ये तो हमारी संस्कृति है और ये हमारा जो कह सकते हैं कि मातृभाषा है यहाँ का, झारखंड का, तो इसे हमने एक्सेप्ट नहीं किया, कह सकते हैं कि हम लोगों ने शुरू से बोलते आ रहे हैं। लेकिन आखिर में स्कूली शिक्षा के रूप में या तो पढ़ाई इसकी जो शुरुआत हुई वो किस ईस्वी से हुआ, ये बात यहाँ पे किया जा रहा है कि भाषा तो हमने स्वीकार कर लिया, भाषा के रूप में जो वो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आखिर में पढ़ाई के रूप में इसकी शुरुआत जो है वो कब हुआ, तो इसकी शुरुआत जो वो 1984 ईस्वी में होता है। अनुज कुमार धान जो कि उस समय रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इन्हीं के द्वारा जो वो शुरुआत किया गया इसके बारे में। तो यहाँ से सवाल भी ऐसा सवाल जो वो पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वो तो ई धरती एगो रंगे डुबल सियार हिया। रंगे डुबल सियार केकरा कहल गेल। तो वो तो ई धरती के रंगे डुबल सियार। अब यहाँ पे रंगे डुबल सियार केकरा कहल गेल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाहरी लोग के, यानी यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं उनको जो वो यहाँ पे बात किया गया है रंगे डुबल सियार, तो उसको बोला गया है रंगे डुबल सियार। खोटा है खोटा कविता ककर लिखल लागे। तो यह जो लिखा गया वो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया, क्योंकि यह जो वो एक मौनी फूल से आँखी गीत से लिया गया। एक मौनी फूल बोल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। खोटा है खोटा जो वो यह आँखिक गीत से लिया गया कविता है। तो आँखिक
गीत, इसी कविता से जो इसी पुस्तक से जो लिया गया है, आंखें गीत पुस्तक से ही लिया गया है, जिसको लिखा है श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, कविताएं कौन भाव के देखवल गेल है। तो ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, कविता कौन भाव के देखवल गेल है। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा सवाल जो है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, और यही सवाल जो वो ऐसे प्रश्न आपको परेशान कर सकता है एग्जाम्स में। अगर आप अभी आपके पास समय है, उन चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर लें, तो इसका वीडियो का लिंक जो वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख लें, वहाँ से सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि किसे हम यथार्थवादी कहते हैं, किसे हम जनवादी कहते हैं, किसे हम प्रयोगवाद या प्रगतिवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो वो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। चलिए, जनवादी शैली हो, छायावादी शैली हो, या प्रगतिवादी शैली या विचारधारा भी बोल सकते हैं, यथार्थवादी विचारधारा, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यथार्थवादी। यथार्थवादी को सिंपल एक लाइन में अगर समझना हो तो वो समझ सकते हैं कि अगर हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, उसी को हम यथार्थवादी के रूप में मान सकते हैं, यानी रियलिज्म। रियल को जो मानता है उसी को जो है यथार्थवादी कहते हैं, है ना। इसका इंग्लिश वर्ड ही होता है रियलिज्म, और रियलिज्म मतलब रियल मतलब जो सत्य है ना। ये कोई कल्पना को स्वीकार नहीं करता, इसमें कोई कल्पना की बात नहीं होती है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जबकि आदर्शवाद क्या था कि आदर्शवाद हमने बता दिया कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ई कुकुर गुला ई गीत कुकुर ककरा कहल गेल है। यहाँ पे इस गीत में कुकुर शब्द का बात किया गया कि ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई। अब यहाँ पे कुकुर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? लोभी के लिए, दलाल के लिए, लौठाव के लिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, और उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आप सभी को पसंद आ रहा होगा। अगर यह सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगला जो आपका टॉपिक हो वो टॉपिक को आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि अगला किस टॉपिक पे हम जो वो यह सेशन अगला जो टॉपिक दें वो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अगला जो टॉपिक आपका अगला सेशन जो है उसमें आपके टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो ला पाएँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।